नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ेंगे। लेकिन साथियों आपको बता दें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन को पढ़ चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बाबू श्याम सुंदर दास के काल विभाजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा जा रहा है कि इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन में आचार्य शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। उनका काल विभाजन इस प्रकार से है। तो साथ ही उन्होंने जो आदिकाल का जो समय बताया है वो संवत 1000 से संवत 1400 तक माना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही अंतर है। हालांकि 1050 से लेकर 1375 संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का समय था, लेकिन आप ध्यान देकर देखिए कि थोड़ा सा अंतर जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी के काल विभाजन में हमें देखने को मिल जाता है। तो वहीं अगर हम दूसरी ओर चलें, दूसरा जो काल है साथियों, पूर्व मध्य युग। ठीक है, तो इसको भक्ति का युग कहा है हालांकि उन्होंने। तो पूर्व मध्य युग, जो पूर्व मध्य काल भी हम कह सकते हैं, पूर्व मध्य काल। ठीक है, भक्ति काल भी इसे कहा जाता है। तो इसका समय साथ ही उन्होंने बताया है संवत 1400 से लेकर संवत 1700 तक। ठीक है, और उत्तर मध्य युग जिसे रीति युग भी कहा जाता है, रीति काल भी कहा जाता है, इसका समय बाबू श्याम सुंदर दास ने बताया है 1700 संवत से लेकर 1900 संवत तक। साथियों इसके आगे आधुनिक युग के बारे में जिसको उन्होंने नवीन विकास का युग भी कहा, तो इसका समय उन्होंने 1900 संवत से लेकर अब तक माना है। ठीक है, तो साथियों आपको पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन था हिंदी साहित्य का, वो सबसे अधिक तर्क संगत है। तो उसी से मिलता जुलता जो बाबू साहब सुंदर दास जी का भी हम देख रहे हैं कि काल विभाजन है। हालांकि जो सबसे अधिक वैज्ञानिक तर्क संगत है वो शुक्ल जी का ही काल विभाजन देखा जाता है, माना जाता है। इसके आगे हम डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी हद तक तर्क संगत माना जाता है। तो चलिए, तो साथियों अभी डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का उन्होंने दिया है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस नामकरण जो है इस प्रकार से किया है। आदिकाल को उन्होंने 7वीं शती के मध्य से लेकर 14वीं शती के मध्य तक माना है। भक्ति काल का समय उन्होंने 14वीं शती से मध्य से लेकर 17वीं शती के मध्य तक माना है। रीति काल का समय उन्होंने 17वीं शती से लेकर 19वीं शती के मध्य तक माना है। और आधुनिक काल का समय उन्होंने 19वीं शती से के मध्य से लेकर अब तक माना है। तो साथियों देख लीजिए, काफ़ी हद तक उनका भी काल विभाजन जो है शुक्ल जी से मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने शुरुआत जो है आदिकाल की 7वीं ईस्वी से मानी है, 7वीं शती से मानी है। तो थोड़ा सा अंतर जो है इसमें भी देखने को हमें मिल जाता है। साथियों आगे हम देखें कि नागेंद्र जी ने जो आधुनिक काल के बारे में बताया है वो देख लेते हैं। भारतेंदु युग को उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है, जिसका समय उन्होंने संवत 1877 से लेकर सन है, जहाँ पर सन के हिसाब से बताया उन्होंने, ईस्वी सन के हिसाब से। तो 1877 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना है। ठीक है साथियों, संवत नहीं है ये, तो ये आप लिख लीजिए। और पुनर्जागरण काल कहा है भारतेंदु युग को। और साथियों इन्होंने ईस्वी सन में पूरा का पूरा समय बताया है। शती हमने देखा पीछे लिखा हुआ था 7वीं शती से वो आदिकाल का समय मानते हैं। ठीक है साथियों, तो ये याद कर लीजिए आप। जागरण सुधार काल कहा उन्होंने द्विवेदी काल को। और 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक उन्होंने समयकाल माना है इसका। ठीक है, शायाबाद काल उन्होंने सन 1918 से लेकर 1938 तक समय बताया शायाबाद काल का। और शायाबदोत्तर काल मतलब जो शायाबाद के आगे के काल थे, जैसे प्रकृति काल, प्रयोगवाद, नई कविता, उसका समय उन्होंने बताया 1938 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक। तो नवलेखन काल जो उन्होंने समय बताया इसका सन 1953 से लेकर अब तक। तो आपको तो पता ही, नवलेखन के बाद नवलेखन को नवगीत भी कहा गया। और समकालीन भी इसमें आया, सठोतरी कविता भी आई। ठीक है, समकालीन सठोतरी एक ही बात है। तो साथियों ये दो मुख्य रूप से काल विभाजन जो थे हमें आज बताने थे आपको। और इसके उपरांत हम बताएंगे कि आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों अभी हम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य का आदिकाल को नाम दिया वो आदिकाल दिया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल दिया नाम।
राम कुमार वर्मा ने संधि काल दिया और चारण काल दो नाम दिए, आदिकाल के दो भागों में विभाजित करा है उन्होंने। राहुल सांकृत्यायन, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। सिद्ध सामंत काल दिया। आगे मिश्र बंधु ने आरंभिक काल दिया। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल एवं शून्य काल दिया। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। गणपति चंद्रगुप्त जी द्वारा दिया गया आदिकाल को नाम तो आगे हम पढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा क्या नाम दिया गया? वीर काल नाम दिया गया। धीरेन्द्र शर्मा द्वारा अपभ्रंश काल नाम दिया गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा भी अपभ्रंश काल नाम दिया गया। ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, जो हमने कल ही पढ़ा था। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इन्होंने अंधकार काल नाम दिया। साथ ही याद रखिएगा अंधकार काल किन्होंने दिया? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी। ये भी एक अच्छे आलोचक है, हालांकि ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता इनके बारे में, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, कभी परीक्षा में आ जाए, है ना। रामशंकर शुक्ल, माफ़ करिएगा, राम शंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम। तो साथ ही उन्होंने जय काव्य काल दिया, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल दिया इन्होंने, अजय भी लिख लीजिए। हरिश्चंद्र वर्मा इन्होंने भी संक्रमण काल दिया। तो साथियों ये जब दो तरह के नाम किसी लेखक ने, मतलब दो लेखक जो हैं मिलकर एक ही नाम देते हैं, तो वो याद करना कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य है। आगे साथियों मोहन अवस्थी ने आधार काल दिया। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल दिया। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल दिया नाम। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल। शैलेश जैदी जिन्होंने आविर्भाव काल दिया। हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल दिया। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल। जातीय साहित्य का उदय भी इन्होंने इस काल को नाम दिया, मतलब जो पूरा का पूरा नाम, क्या नाम दिया? बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से इनकी पुस्तक है। तो अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, इन्होंने पूरा का पूरा जो नाम दिया, याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे है श्याम सुंदर दास, इन्होंने वीर काल एवं अपभ्रंश काल नाम दिया। ठीक है, तो साथियों ये तो हो गए आदिकाल के नामकरण, और अभी हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम क्यों दिया था आदिकाल का। ठीक है, तो साथियों हम प्रश्न पढ़ेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को, जहाँ पर साथियों डॉक्टर राम कुमार लिख दिया है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कुमार पढ़ना आपने। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल के रूप में क्यों विभाजित किया? साथियों चारण काल तो पता ही है कि राजस्थान के जो शासक थे, उनके अधीन पल रहे जो कवि थे, ठीक है, उन्होंने अपने राजाओं को अपने राजाओं की प्रशंसा के रूप में जो काव्य लिखे, जो ग्रंथ लिखे, उन्हीं को चारण काल कहा जाता है। ठीक है साथियों, लेकिन तो साथियों ग्रियर्सन की पुस्तक जो थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने आदिकाल को चारण काल के नाम से हम सबको परिचित करवाया। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चरण काल के रूप में क्यों विभाजित किया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साथियों गलती है, इसमें राम कुमार लिख दिया है, तो समझ आइएगा कि मैं राम कुमार पढ़ रहा हूँ। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार उत्तर भारत की अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अपभ्रंश और हिंदी के संक्रमण के समय में रची हुई रचनाएं मिलती हैं। आदिकाल के प्रारंभिक चरण को वे अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल मानते हैं, मतलब जो रचनाएं शुरू में रची गईं वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश में थीं बहुत ज़्यादा, और इसी को उन्होंने संधि काल कहा, क्योंकि अपभ्रंश का जो उत्तर अपभ्रंश का काल था, हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी से लेकर 1000 ईस्वी, है ना, 1000 सन तक, जो 1000 शताब्दी है, तो उसमें जो रचनाएं मिलती हैं वो संधि काल में उन्होंने रखी हैं, क्योंकि ये आदिम रचनाएं हैं। आगे क्या लिखते हैं, अर्थात अपभ्रंश की अंतिम रचनाएं हिंदी की आदिम रचनाएं हैं। इसके बाद के समय में राजस्थान के चारण कवियों की रचनाएं मिलती हैं, जो हम बता चुके हैं पहले पिछली वीडियो में, इसलिए उन्होंने 1000 से 1375 संवत तक समय को चारण काल कहा है। तो साथियों लिख लीजिए, तो यही कारण है संधि काल को उन्होंने क्या लिखा कि जो अपभ्रंश में रचनाएं थीं, ठीक है, उनको संधि काल में लिखा, और उससे के आगे की जो रचनाएं हैं जिनमें पिंगल और डिंगल भाषा भी मिलती है, और कहीं ना कहीं अबहट भाषा भी हम कह सकते हैं, तो उस वक्त अस्तित्व में आ रही थी। तो चारण काल जो कि राजस्थान के शासकों के प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ थे, ठीक है, उसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई थी उसको उत्तर अपभ्रंश भी कहा जाता है, अबहट भी कहा जाता है। तो चारण काल
अलग से दो भागों में विभाजित करा, संधि काल और चारण काल से। तो संधि काल पहला भाग जिसमें आदिम रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश भाषा से सुमेल हुई रचनाएं हैं वो, ठीक है। तो ये था संधि काल का क्या अर्थ है, मैंने बताया अभी आपको। तो साथियों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और भी बहुत सारे प्रश्न हम लाने वाले हैं इस प्रकार से। तो आज हम दो काल विभाजन के बारे में पढ़े और आदिकाल के बारे में पढ़े, और भी बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।